मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की शुरुआत हमने की थी और कुछ डेफिनेशंस हमने लास्ट सेशन में शुरुआत की थी, अटैचमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज के इस सेशन में हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज यू डिफाइंस द टर्म प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज टू मीन एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड। ड्राइव्ड मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। यानी एक्ट के साथ एक शेड्यूल है, शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के को एग्जीक्यूट करके शेड्यूल्ड क्राइम्स के द्वारा आपने जो पैसा प्राप्त किया, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो ऑफेंसेस, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का मतलब है कि जिन ऑफेंसेस का जिक्र शेड्यूल में दिया है उन ऑफेंसेस से आपने कुछ पैसे की प्राप्ति करी है, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। 2(1)(u) डिफाइंस द टर्म प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? टर्म प्रॉपर्टी यूज्ड इन सबसेक्शन 1 क्लोज v ऑफ सेक्शन 2 मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। The term property used in subsection 1 clause v of subsection 2 means any property or assets of every description, whether corporeal or incorporeal। अब corporeal मतलब यहाँ tangible और incorporeal मतलब intangible, चाहे वो movable हो चाहे वो immovable हो। ठीक है, tangible और intangible। corporeal मतलब जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप फील नहीं कर सकते उसे इनकॉर्पोरियल कहते हैं। बाद में टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ड भी बताया, यानी जिनकी कुछ शेप होती है, जिनकी कुछ बॉडी होती है उसे कॉर्पोरियल कहते हैं, और जिनकी कोई शेप नहीं होती, जिसे आप टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, इनकॉर्पोरियल कहते हैं। बाद में टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ड्स भी यूज कर लिए इसने। एंड इंक्लूड्स डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट्स वेयर एवर लोकेटेड। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है बेटा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अटैचमेंट का मतलब दिया है। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? मध्यस्थ। द टर्म इंटरमीडियरी अंडर सबसेक्शन 1 क्लोज n of section 2 has been defined as to mean a stockbroker, sub-broker, share transfer agent, banker to an issue, trustee to a trust deed, registrar to an issue, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो। जैसे आप कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉ में इंटरमीडियरी की लिस्ट याद करते हैं, तो वो लिस्ट आपकी यहाँ भी काम आने वाली है। तो सेक्शन 2 क्लोज 1(n) में इंटरमीडियरी का मतलब यह है बैंकर, ट्रस्टी, ठीक है बेटा, मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सब क्या है? इंटरमीडियरीज हैं। ठीक है, and any other intermediary associated with security market and registered under section 12 of SEBI Act 1992। और जिसका नाम यहाँ नहीं लिया गया, और अगर उसका तो देखो यहाँ पे बेटा, शाबाश, सेक्शन 2 क्लोज 1(n) ने इंटरमीडियरी को दो तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी। आप ध्यान से सीखेंगे बेटा। तो इंटरमीडियरी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में? जिस तरह से आप कुछ बच्चे जो कैपिटल मार्केट की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडियरी का सेम मीनिंग है जो आपने कैपिटल मार्केट वाले पेपर में पढ़ा। तो इंटरमीडियरी को दो तरीके से डिफाइन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। एक तो इंटरमीडियरी की लिस्ट दी है, और दूसरा यहां पर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट डिस्कस किया गया है। सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट। अब सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट क्या है? सेक्शन 12 ये कहता है कि कोई भी इंटरमीडियरी कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई भी इंटरमीडियरी कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उनको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना है। तो अगर कोई इंटरमीडियरी इस लिस्ट में नहीं है लेकिन वो यहां है, उसे भी हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इंटरमीडियरी मान लेंगे। तो
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने दो तरीके से इंटरमीडियरी को डिफाइन किया। एक तो उसने लिस्ट दे दी और दूसरा सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट को रेफर कर दिया। आपने ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं। और इंटरमीडियरी के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है, शाबाश ध्यान देंगे आप, इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 2 क्लोज 1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज NA defines investigation to include all the proceedings under the act conducted by the director or by any authority authorized by central government under this act for the collection of evidence। तो इन्वेस्टिगेशन का बेटा मतलब हम लर्न कर लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। शाबाश, ध्यान से आप बात को। तो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कि एविडेंस कलेक्ट कर, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या बताया, एविडेंस कलेक्ट करने के मकसद से जो भी कार्रवाई डायरेक्टर या कोई और ऑथोराइज्ड पर्सन करेगा, ठीक है, ऑथोराइज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगा। तो कोई भी काम किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कोई भी सर्च एंड सीजर किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। और मेन सेक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट, सेक्शन 3 और 4 पढ़ेंगे बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it is an untainted property, shall be guilty of offense of money laundering। तो सेक्शन 3 की बेटा डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। यूजुअली इस पे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड डिफाइन करना है तो आप सेक्शन 3 को रेफर कर सकते हैं। तो ये तो एक्ट का ऐसा पार्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। देखो बेटा, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, बोलते हैं कि whosoever, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, attempts to indulge और knowingly assist, या वो अटेम्प्ट करता है या knowingly जानबूझकर मददगार होता है, असिस्ट करता है, और knowingly is a party to, actually involved in any process activity connected with the proceeds of crime, चाहे उस क्राइम के प्रोसीड्स को छुपाना है, चाहे उसको पोजेशन क्रिमिनल मनी को अपने पास रखना है, ठीक है, और एक्विजिशन और यूज़, या उसे प्राप्त करना है या उसे यूज़ करना है, या ये दावा करना है कि ये पैसा क्रिमिनल मनी नहीं है, आप मनी लॉन्ड्रिंग के आप ऑफेंस, आपको शेल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। शाबाश, ये ध्यान देना है सेक्शन 3 की डेफिनेशन। आई थिंक ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है। सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, Section 4 provides that any person who commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years and also liable to fine। शाबाश, सेक्शन 4 में मनी लॉन्ड्रिंग अगर एक्ट में आप गलती पाए जाते हैं तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी सख्त सजा हो सकती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब सख्त सजा हो सकती है, फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, but which may extend to 7 years and also liable to fine। However, where the proceeds of crime involved in money laundering relates to any offence specified under Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, the punishment may extend to rigorous imprisonment up for 10 years। तो ये बेटा पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट अगर मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए गए और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो ऑफेंस किया है वो नैरोकेटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर वो ऑफेंस पाया गया तो जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है बेटा, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, पनिशमेंट में एक्सटेंड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years। ठीक है, और अगर अदरवाइज अगर गलती पाए गए तो 3 से 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लग सकता है।
या अपने बात को ध्यान से समझना है। शाबाश। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, दिस इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 वंस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो आइए इस सेक्शन को हम ज़रा डिटेल में, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ आपको इस सेक्शन पर, आप नोट करेंगे और शाबाश। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 मेरे साथ आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5। शाबाश। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट सेशन में कराई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन अटैच, हु कैन अटैच द प्रॉपर्टी। राइट, हु कैन अटैच, और इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्टर और एनी ऑफिसर, डायरेक्टर और any officer not below the rank of deputy director or any officer not below the rank of deputy director can attach the property. Next question is when, यानी वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। चलिए इसका आंसर हम ढूंढेंगे। When he has a reason to believe, ही का मतलब यहां क्या है, या तो डायरेक्टर या एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। यानी जब डायरेक्टर को या उसके ऑथराइज्ड पर्सन के पास कोई कारण हो टू बिलीव, शाबाश, व्हेन ही हैज अ रीजन टू बिलीव। और ये बिलीव करने का रीजन कैसे आया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, on the basis of material in his possession, in his possession। When he has a reason to believe on the basis of material in his possession, जब उसके पास, उसकी पोजेशन में, डायरेक्टर की पोजेशन में कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे उसे विश्वास हुआ है, तो वो अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी। ठीक है, शाबाश। एनी पर्सन इज इन पोजेशन any person is in possession of any proceeds of crime, of any proceeds of crime। भाई डायरेक्टर के पास ऐसा मटेरियल है, शाबाश, जिससे ये पता चलता है कि किसी पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किसी पर्सन के पास है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम such proceeds of crime are likely to be shabash concealed
कंसील्ड मतलब उसे छुपाया जा सकता है, कंसील्ड किया जा सकता है, या उसे ट्रांसफर्ड किया जा सकता है, या फिर उसे और dealt with in any manner or dealt with in any manner which may result in शाबाश, frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of crime under this chapter. चलिए शाबाश, आप ध्यान से बात को सुनेंगे, समझेंगे। डायरेक्टर या ऑथराइज्ड डिप्टी डायरेक्टर के पास एक रीज़न है और उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे उसे पता चलता है कि किसी पर्सन के पास क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, ठीक है, और ये प्रोसीड कंसील्ड हो सकते हैं या ट्रांसफर्ड हो सकते हैं, या उनके साथ कुछ ऐसी डीलिंग हो सकती है जिसके बाद उन प्रोसीड्स को कॉन्फिस्केट करना मुश्किल हो जाएगा अंडर दिस एक्ट, तो ऐसी वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। तो सेक्शन 5 हमने देखना है बेटा, अटैचमेंट के ऊपर। सेक्शन 5 है, मनी लॉन्ड्रिंग का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले हमने देखा हु कैन अटैच और व्हेन प्रॉपर्टी कुड बी अटैच्ड। तो ये दो कारण हैं जब प्रॉपर्टी कुड बी अटैच्ड। शाबाश बेटा। अब हम फर्दर इसके सेक्शन 5 को एनालिसिस करेंगे। अदरवाइज सेक्शन 5 बहुत कम लोगों की समझ में आता है, लेकिन मैं आपको इसके टुकड़े करके समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी इसमें ना आए। शाबाश। और इसका थर्ड मैं पॉइंट आपको, जो सेक्शन का मेन पॉइंट है, पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या है, कि शक के बिना पर आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, शक के बिना पर, ठीक है। अगर आपने कार्रवाई के चक्कर में पड़ गए और वो प्रॉपर्टी वहां से गायब हो गई, तो फिर कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्रोविजनली भी अटैच कर सकते हैं, यानी हम प्रॉपर्टी को पहले अटैच कर लेंगे, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर प्रॉपर्टी अगर वो क्रिमिनल प्रोसीड्स नहीं पाए गए तो छोड़ देंगे, नहीं तो फिर तो अटैचमेंट तो हमने कर ही लिया है उसे। तो पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट आप ध्यान से सीखेंगे 180 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। 180 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, यानी जिस दिन अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ 180 मैक्सिमम 180 दिन तक आप उसे अटैच कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव मैक्सिमम 180 डेज टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरीज। तो मैक्सिमम 180 दिन आपके पास हैं, तो इसके अंदर आपने पूरी कार्रवाई करनी है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। आप बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ऑर्डर कैन बी, शाबाश, आप ध्यान से बात को सुनिए। ऑर्डर कैन बी पास्ड ओनली इफ, ऑर्डर कैन बी पास्ड ओनली इफ। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे बेटा, a report
of the scheduled offense. A report of the scheduled offense has been forwarded to magistrate, to a magistrate, or you can say adjudicating authority. यानी आपने adjudicating authority को रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है। शाबाश बेटा। और नंबर सेकंड पॉइंट, अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, यानी किन किन सर्कमस्टांसेस में आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे केसेस हम यहाँ नोट कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कि रीज़न क्या होना चाहिए, कि आपके पास कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और आप अगर प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर पास कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है मैजिस्ट्रेट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एंड सेकंड पॉइंट, अ कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड, हैज़ बीन फाइल्ड, a complaint has been filed by a person shabash, authorized to investigate, authorized to investigate a complaint has been filed by a person authorized to investigate the offense mentioned, the offense mentioned in the schedule, mentioned in the schedule. Before a magistrate or court for taking cognizance, for taking cognizance of scheduled offense, यानी बिना मैजिस्ट्रेट, बिना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को इन्वॉल्व किए बिना आप प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते। तो पहला और दूसरे के बीच में और है, या तो आप रिपोर्ट फॉरवर्ड करें, अगर आपने प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया है तो रिपोर्ट फॉरवर्ड करें, शाबाश। और कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस मेंशन्ड इन द शेड्यूल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस। शाबाश बेटा। और इसका तीसरा रीज़न है कि थर्ड पॉइंट आप और इसमें नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट, a similar report or complaint, a similar report or complaint has been made or filed, has been made or filed a similar report or complaint has been made or filed under the
corresponding law of another country. Shabash. A similar report or complaint has been made or filed under the corresponding law of other country. यानी किसी पर्सन के ऊपर, मान लो कोई पर्सन विदेशी यहाँ पर है और उसके देश में उसके ऊपर कोई कंप्लेंट या रिपोर्ट फाइल हो गई है उसके अगेंस्ट, तो यहाँ इंडिया में भी हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। शाबाश। और इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखने हैं बेटा। तो पहले हमने क्या देखा, हु कैन अटैच, फिर हमने देखा व्हेन कुड बी अटैच्ड, और इसके बाद हमने देखा बेटा यहाँ पर, शाबाश, पीरियड फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट, और इन विच सर्कमस्टांसिस ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कुड बी पास्ड। तो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट के लिए हमने 3 केस देखे। शाबाश। पहला कि उसमें a report of the scheduled offence has been forwarded to magistrate by adjudicating authority, ठीक है। A complaint has been filed by a person authorized to investigate the offence mentioned in the schedule before a magistrate or court for taking cognizance of scheduled offence, or similar offence, similar report or complaint has been made or filed under the corresponding law of other country। शाबाश। ये 3 हमने, शाबाश, देखे कि 3 सर्कमस्टांसेस में ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कोई एक सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, ताकि या तो आप रिपोर्ट सबमिट करें या कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दें, रिपोर्ट सबमिट करें कि प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हो गई है और ये पर्सन एक्यूज्ड है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, या कंप्लेंट करें भाई ये पर्सन शेड्यूल्ड ऑफेंस का दोषी हो सकता है, तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए, हम इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। और थर्ड, क्योंकि एक सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेंट विदेश में हो चुकी है, किसी दूसरे कंट्री में हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ इसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर रहे हैं। शाबाश बेटा। और फिर हम फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट की बात करेंगे। 5th पॉइंट, मेन पॉइंट हम चल रहे थे, फिफ्थ क्वेश्चन है ये कि फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट की बात हम करेंगे। शाबाश बेटा। The director or any other person, the director or any other officer who provisionally, shabash, who provisionally attach any property shabash, shall within a period of 30 days from such attachment, shabash, file a complaint to complaint stating the facts of such attachment before an adjudicating authority, before an
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सेक्शन 5 को हमने 3, 4 और 5 3, 4, 5 3 में हमने मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन देखी, 4 में उसकी सजा देखी और 5 में हमने ये देखा कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कैसे, कब और क्यों हो सकती है। शाबाश, आप ध्यान से इन सब बातों को देखना, सुनना और समझना।